हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने हमारा ये यूनिट नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अब हम लोग इसको थरली अभी एक बार रिवाइज करते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहले एक बात हमको जाननी जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने से रिफ्यूज कर दे तो उसको बोला जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ब्रीच मीन्स फेल्योर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। ओके, ब्रीच का मतलब क्या हो रहा है, कोई पार्टी फेल हो रही है काय के लिए, टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल देखा जाए तो दो टाइप के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। मतलब जिस डेट पे आपको परफॉर्मेंस करनी थी उस डेट के पहले अगर ब्रीच होता है तो उसको आप लोग एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे। ओके, जैसे अरिजीत सिंह को 20 अगस्त को गाने का आपने वादा किया था, या अरिजीत सिंह ने गाने का वादा किया था, बट अरिजीत सिंह 15 अगस्त को ही आपको बोल देता है कि भाई मेरा गाना वाना होने नहीं वाला, तो इसका मतलब उसने जो ब्रीच किया ये परफॉर्मेंस के डेट के पहले कर दिया, तो इसको क्या बोलते बताना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, दो चीजों से हो सकता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, या तो सीधे सीधे बोल के या लिख के आपको बता दिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होने वाला। जैसे अरिजीत ने आपको कॉल करके बोला मैं नहीं आने वाला, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट वर्ड स्पोकन से हुआ। राइटिंग में भी हो सकता है, लेट से उसने आपको टेक्स्ट मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया कि मैं गाना नहीं गाने वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेसली होगा। तो बेटा ये इसको बोला जाता है एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। या फिर इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। इम्प्लाइडली कैसे हो सकता, 20 तारीख को उसने यहां पे आना था और आपको पता चला कि उसके 20 तारीख को उसी टाइम के औरंगाबाद में पैम्पलेट्स बट रहे, तो इसका मतलब बंदा औरंगाबाद भी गाने वाला है। तो आपको इम्प्लाइडली समझ तो आ गया ना कि अगर वो वहां गाना चाह रहा है, उधर पैम्पलेट बट रहे, तो इसका मतलब ये बंदा यहाँ पे गाना नहीं गाने वाला, तो इससे भी हमको समझता है कि बंदे का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेसली भी हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इम्प्लाइडली भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चले गए, आगे जाके हम लोगों ने देखा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, या उसके इफेक्ट क्या होंगे। ओके, यहाँ लीगल लैंग्वेज में लिखा है सेक्शन 39, और इसके ये दो इफेक्ट यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में दिए। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो इफेक्ट हो सकते हैं, इधर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड, या तो आप ऐसा मान लोगे कि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हो गया, और कब मानोगे, जिस दिन ब्रीच हुआ उसी दिन मान लोगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंडेड। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ही मे इलेक्ट नॉट टू रिजाइंड इट, या वो चूज कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड नहीं हुआ ऐसा मान लेगा और वेट करेगा परफॉर्मेंस की डेट तक। ओके, तो ये दो कॉन्सिक्वेंस होते हैं। बट अगर आप वेट करोगे तो फिर क्या होगा, ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी। अगर उसने रिजाइन नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा, और फिर अगर सामने वाली पार्टी मतलब अरिजीत सिंह वापस से गाना गाना चाहे तो गा सकता है क्या, जरूर जरूर गा सकता है। ओके, एंड कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कल चल के अगर सुपर विनिंग कोई इम्पॉसिबिलिटी निकल के आ जाए, जैसे ये कोरोना का मैंने एग्जांपल दिया था आपको। ओके, तो फिर क्या होगा, फिर अरिजीत सिंह बोल सकता है कि भाई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, अब तो मैं वहां पे आ नहीं सकता, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। ओके, उसके बाद हमने देखा था एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो कब होता है बताना, जो आपने डेट फिक्स कर रखी थी उस डेट को अगर कोई पार्टी परफॉर्म करने से मना कर दे तो उसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड, तो कब कमिट किया जाता है, एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, मतलब जिस डेट को परफॉर्मेंस होनी थी उस डेट को अगर आप क्या बोलते हो बताना कि भाई परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो फिर आप लोग बोल सकते हो कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसके परफॉर्मेंस के टाइम भी आप लोग ब्रीच कर दो तो भी वो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे
अरिजीत सिंह 5 गाने गाने वाला था बट 2 गानों में ही बोलता है भाई अब मैं गाना गाने नहीं वाला, तो ये भी क्या माना जाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, फिर हमने देखना स्टार्ट किया भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है हो जाता है, बट अब इसके लिए रेमेडीज क्या है, क्योंकि आपको एक बात तो पक्का मालूम है कि एक पार्टी बेचारी सफर करती है, एक पार्टी को नुकसान होता है। ओके, तो उस पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज होंगी। तब जब मैं ये डायग्राम पढ़ा रहा था तब मैं बहुत फास्ट यहां से निकला, क्योंकि मेरे को पता था आपको इसने का कुछ नहीं पता, बट आपको अब पता है तो मैं आपको पता और कराना चाहूंगा। क्या समझे, कुछ नहीं समझे सर, तो बेटा अब शायद से सुनना, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली रेमेडी है आप स्यू कर सकते हो फॉर द डैमेजेस, मतलब आप सामने वाले से डैमेजेस ले सकते हो, कॉम्पेंसेशन ले सकते हो आपको जो भी लॉस हो रहा है उसके लिए, या फिर आप रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दो। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर दो। ओके, तीसरा होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो मैंने मैथ्स के टीचर का एग्जांपल दिया। वहां पे जब आपके डैमेजेस इज नॉट सफिशिएंट रेमेडी, डैमेजेस से जब काम नहीं धकता तब फिर आप लोग क्या करोगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करोगे। आप उसको बोलेंगे भाई डैमेजेस से काम नहीं चलना इस बार तो हमको क्या करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके देना। ओके, उसके बाद सूट फॉर इंजंक्शन, तो मैंने इंजंक्शन के बारे में क्या बताया, अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बोला था कि हम ये पर्टिकुलर काम नहीं करेंगे और फिर भी अगर वो आप काम करने जा रहे हो तो आप सूट फॉर इंजंक्शन कर सकते हो, मतलब उस पार्टी को वो काम करने से रोक सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था कोई एक्ट्रेस है, वो अगर एक प्रोड्यूसर के साथ में ही काम करूंगी ऐसा अगर एग्रीमेंट करती है और कल चल के किसी दूसरे प्रोड्यूसर के भी साथ वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, तो पहला प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, सूट फॉर इंजंक्शन से उसको रोक सकता है। बात समझ में आई। और लास्ट में था सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है, एज मच एज इज अर्न, मतलब जितना आप डिजर्व करोगे उतना तो आपको मिलेगा ही, मतलब जितना आपने परफॉर्मेंस करी है तो उसका आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, आपको कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये सब बातें हम लोगों ने अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे रिवीजन में, दैट इज सूट फॉर डैमेजेस। अभी अभी हमने देखा कि भाई बहुत सारे आपके पास में रेमेडीज अवेलेबल होती है। अगर कल चल के कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास डेफिनेटली कुछ रेमेडीज अवेलेबल होनी चाहिए, और उन रेमेडीज में से सबसे पहली जो रेमेडी है दैट इज सूट फॉर योर डैमेजेस। ओके, डैमेजेस मैंने आपको सिंपली बोला था, किसी पार्टी को अगर सामने वाली पार्टी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई नुकसान पहुंचे तो उस नुकसान की भरपाई करना दैट विल बी कॉल्ड एज योर डैमेजेस। ओके, सूट फॉर डैमेजेस, देखो क्या बोला है, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डैमेजेस दे के रखे गए सेक्शन 73 के अंदर। इसके बारे में क्या बोला है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच मतलब जिस पार्टी को नुकसान हुआ, ओके, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, वो पार्टी एंटाइटल्ड होती है कुछ लेने के लिए। क्या लेने के लिए, फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, और किससे लेने के लिए, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक किया उससे लेने के लिए। ओके, और क्या लेगी बताना, कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाय, तो जो भी उसको नुकसान हुआ तो वो उसका कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। और देखो यहाँ डैमेजेस भी कौन से बोले जा रहे हैं, जो नेचुरली अराइज होते हैं। ओके, मतलब जो दोनों पार्टीज को पता ही है कि अगर कल चल के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये तो डैमेजेस पक्का बोले तो पक्का आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे डैमेजेस आप लोग वसूल कर सकते हो। ओके, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Okay, such compensation is not given for any remote or indirect loss. मैंने आपको बोला था ये लॉस आपके अगर इनडायरेक्ट होंगे तो इनडायरेक्ट लॉस के लिए आपको कभी कोई डैमेजेस नहीं मिलते। और दूसरी बात, रिमोट मतलब नेग्लिजिबल अगर अमाउंट का आपका लॉस होता है तो उसके लिए भी आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, compensation for failure to discharge obligation resembling those created by the contract। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर मान के चलना आपका फेल्यूर हो जाता है। ओके, फेल्यूर भी किस चीज का हो रहा है बताना, फेल्यूर हो रहा है आपका
डिस्चार्ज करने में वो ऑब्लिगेशन जो रिजेंबलिंग एज कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जैसे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, ओके, तो दैट इज रिजेंबलिंग एज ऑब्लिगेशन। वो एक्चुअल में हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं आता, बट लॉ हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन डालता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हमारे ऊपर जो ऑब्लिगेशंस आए वो भी हम लोग अगर डिस्चार्ज नहीं कर पाए तो भी हम लोग डैमेजेस वसूल कर सकते हैं उस पार्टी से। व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन है विच इज रिजेंबलिंग टू बी क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इनकर्ड एंड हैज नॉट बीन डिस्चार्ज, और अगर ये डिस्चार्ज नहीं किया गया, एनी पर्सन इंजर्ड बाय द फेल्यूर टू डिस्चार्ज इट, और जो भी बंदा इंजर्ड हुआ सामने वाली पार्टी के डिस्चार्ज ना करने की वजह से वो ऑब्लिगेशन, तो वो भी डैमेजेस ले सकता है, ओके। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 73 का। इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच, द मीन्स विच एग्जिस्टेड of remedying the inconvenience caused by non-performance of contract must be taken into account। मतलब जब भी आप एस्टिमेट करोगे लॉसेस, the means which existed of remedying inconvenience caused by non-performance of contract must be taken into account। तो आपके पास में क्या क्या चीजें थी जिससे आप रेमेडी निकाल सकते थे इनकन्वीनियंस से, मतलब जो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इनकन्वीनियंस हो रहा था, तो उसको हटाने के लिए, उस इनकन्वीनियंस को निकालने के लिए आपके पास में क्या क्या रास्ते थे, क्या क्या मीन्स थे, उसको भी कंसिडर किया जाता है जब भी ये कॉम्पेंसेशन का अमाउंट निकाला जाएगा, ओके। अब इतना होने के बाद यहाँ पे बोला गया एनालिसिस, मतलब जो ऊपर बातें इतना पूरे लॉ के लैंग्वेज में दिया गया था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पे किया गया है। क्या बोला गया यहाँ पे, हैज लेट डाउन द रूल एज टू हाउ टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। On the breach of contract, the party who suffers from such breach is entitled to receive from the other party who has broken the contract compensation for loss or damage। तो बात सीधी है, जो पार्टी सफरिंग पार्टी होती है वो पार्टी उस पार्टी से वसूल कर सकती है जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओके। Compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arises in the usual course of event। तो जो लॉस नेचुरली अराइज होता है तो उसको आप लोग रिकवर कर सकते हो, ये बात का आप लोग प्रॉपर ख्याल रखना। कॉम्पेंसेशन कैन ऑल्सो बी क्लेम फॉर एनी लॉस ऑफ डैमेज विच पार्टी न्यू व्हेन दे एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देखो, जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है और दोनों पार्टी को पता है कि कल चल के ब्रीच हुआ तो ये लॉस वहां पे आ सकता, तो वो डेफिनेटली आप लोग क्लेम कर सकते हो एज अ क्या बोल के आप लोग वसूल कर सकते हो, एज अ डैमेज बोल के कर सकते हो, ओके। हाँ, दैट इज टू से स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम ओनली ऑन प्रीवियस नोटिस। अब आप बच्चे नहीं रहे, आपको नीचे पता है डैमेजेस के टाइप, उसमें देखो ये स्पेशल डैमेजेस भी होते हैं। तो ये जो स्पेशल डैमेजेस होंगे ना, ये आप तभी वसूल कर सकते हो जब आपने सामने वाले को प्रीवियस नोटिस दी है, ओके। स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम ओनली ऑन प्रीवियस नोटिस। द पार्टी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस। भाई, जो भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सफर कर रही है तो उस पार्टी ने हमेशा कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, काय के लिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। नहीं तो आप ऐसा करोगे कि भाई आपको पता है कि सामने वाले ने ब्रीच किया, तो आपको थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज है, तो आप बोलेंगे यार देखो ये बंदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा ना, तो ठीक है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो अपन डैमेजेस सामने वाले से वसूल कर लेंगे, अपने को जो भी लॉस हो रहा वो सामने वाले से वसूल कर लेंगे। अगर ये मेंटेलिटी से आप चल रहे हो और जो नुकसान आप बचा सकते थे वो भी आप बचा नहीं रहे हो, तो क्या वैसी चीज का आपको डैमेज मिलेगा क्या? तो जवाब है नहीं मिलता। बात समझ के लेना, आपको थोड़े बहुत स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। अरे बात समझे कि नहीं समझे? नहीं तो आप सोचोगे कि यार सामने वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो अपने पास रेमेडी है डैमेजेस लेने की, मतलब अपने को जितना लॉस हुआ तो वो अपन सामने वाले से ले सकते हैं, ये आपके दिमाग में चल रहा है। तो इसके लिए आपने कोई ट्राई ही नहीं किया लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, तो क्या ऐसा चलेगा? क्या इतने पूरे फिर लॉस का आपको डैमेज मिलेगा क्या? तो जवाब है नहीं मिलेगा। अगर आप रीजनेबल स्टेप्स ले रहे हो, लॉस मिनिमाइज कर रहे हो, तो फिर जितना एक्चुअल लॉस होगा उतने का मिलेगा। बट आपने स्टेप्स ही नहीं ली तो फिर समझ के चलना आपको पूरे लॉस का डैमेज नहीं मिलता। नो कॉम्पेंसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस। तो जो भी आपके इनडायरेक्ट लॉसेस है, जो भी आपके रिमोट लॉसेस है,
तो इन सब के लिए आपको कभी भी क्या नहीं मिलता, डैमेजेस नहीं मिलते, ये चीज को गौर करना। फिर इसके बाद रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड्स ऑफ डैमेजेस, फिर हमने काइंड्स ऑफ डैमेजेस देखे। ओके, तो सबसे पहला था ऑर्डिनरी डैमेजेस, या इसको जनरल डैमेजेस भी बोलते हैं। ओके, तो जनरल डैमेजेस क्या होते हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट हैज ब्रोकन, जब कॉन्ट्रैक्ट टूटा, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, तो जो पार्टी सफर कर रही है ब्रीच से, फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, और किससे बताना, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था उससे, कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉस्ट टू हिम देयर बाय विच नेचुरली अरोज। देखो एक बात समझ के लेना, ऑर्डिनरी डैमेजेस में आप कौन सा कॉम्पेंसेशन ले सकते हो, जो दोनों पार्टीज को पता था कि भाई कल चल के ब्रीच होगा तो ये नेचुरल लॉस है जो अराइज हो सकता, ऐसे ही आप लोग डैमेजेस वसूल कर सकते हो, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस बोला जाता है। ओके, or which the party know when they made the contract to be likely to result from the breach of it, मतलब कल चल के अगर ब्रीच हुआ तो लाइकली है कि ये डैमेजेस आपको या ये लॉसेस आपको होने वाले, तो उसका आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑर्डिनरी डैमेजेस। ओके, सच कॉम्पेंसेशन इज नॉट गिवन टू एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। ओके, इसके लिए नहीं दिया जाता। उसके बाद हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, देखो ये पूरा जो आपका था केस लॉ, तो मैंने आपको बताया भी था, तो एक बंदा था जिसका नाम था हेडले, और इस बंदे की एक फ्लोर मिल थी, और उसका जो मशीन का एक स्पेयर पार्ट था दैट इज क्रैंकशाफ्ट, तो वो हो चुका था खराब। तो बंदे ने कैरियर को मतलब ट्रांसपोर्टर को क्या किया, वो स्पेयर पार्ट दिया और उसको बोला भाई तू 2 दिन के अंदर मुझे रिपेयर करके लाके देना। ओके, हाँ मिल तो बंद थी, ये उसको पता था, किसको, उसको ही जिसकी मिल है। और फिर हुआ इसे कि वो जो कैरियर था ही हैड मेड द डिले, उसने डिले कर दिया और फर्दर 5 डेज का, तो टोटल 7 डेज तक ये हेडले की पूरी फ्लोर मिल बंद पड़ी हुई थी। अब हेडले बोलता है कि भाई मैं बैक्सेंडल से ये जो बंद हुई थी इतने दिनों तक मेरी पर्टिकुलर फ्लोर मिल, तो उसका जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा तो मैं वो भी वसूल करता हूं इस बैक्सेंडल से। तो सवाल ये उठता, क्या हेडले बैक्सेंडल से ये वसूल कर सकता है क्या? जवाब है नहीं कर सकता। अगर वो उसको स्पेशल नोटिस देता कि भाई देख तू अगर जितना डिले करेगा तो उतने दिन का मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट होने लगेगा, तो फिर वो बात अलग रहती, तो वहां पे वो हेडले उससे वसूली कर सकता था। बट अगर उसने वो बात बताई ही नहीं तो क्या वो रिकवरी कर पाएगा क्या ऐसे डैमेजेस की? तो जवाब है नहीं कर पाएगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, और ये हमने पूरा डिटेल में पहले भी देखा था। A agrees to sell B bags of rice at 5,000 per bag. Delivery to be given after 2 months. On the date of delivery, the price of rice goes up to 5,500 per bag. A refuses to deliver the bags to B. B can claim from A 500 as ordinary damages arising from directly from the breach. और मैंने आपको ये शायद एग्जाम्पल्स के भी थ्रू बताया था, विंड का एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको, और मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे क्या करते हो, कल्टी मारते हो कॉन्ट्रैक्ट से, तो भाई आपको जब दूसरे बंदे से परचेस करना पड़ेगा, तो अगर वो ज्यादा रेट पे आप परचेस कर रहे हो तो जितना ज्यादा में पे कर रहे हो, जितने ज्यादा में परचेस कर रहे हो तो उतने आप डैमेजेस बोल के वसूल कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद हमने देखना चालू किया था स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज आप तभी वसूल कर सकते हो वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल डैमेज आप तभी वसूल कर सकते हो जब उसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आपने सामने वाले को इंटीमेट किए हैं कि भाई मेरा ये भी लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। जब आप ये बताओगे और उसकी वसूली होगी तो फिर वैसे डैमेजेस को आप लोग क्या नाम देने वाले हो? स्पेशल डैमेजेस नाम दोगे। ओके, ही विल बी लाइबल नॉट ओनली फॉर डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली, फिर तो भाई जो नेचुरली आपको डैमेजेस मिलने वो तो मिलेंगे, और उसके अलावा डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच से जो भी आपको स्पेशल डैमेजेस भी मिलने चाहिए थे वो भी आपको यहाँ पे मिलने लग जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आप उस ए नाम के बंदे से परचेस करके सी नाम के बंदे को सेल करने वाले थे, तो अगर आपका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो डेफिनेटली आपका ए का लास्ट मोमेंट पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता। तो अगर तुमने ए को पहले से नोटिस दी थी
तो आप ऐसे स्पेशल डैमेजेस भी वसूल कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस के बारे में हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों कि ये सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में अवॉर्ड करे जाते हैं। ओके, नंबर 1, अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, मतलब आप शादी का वादा करते हो और तोड़ देते हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम में विंडिक्टिव डैमेजेस दिए जाएंगे। ओके, और उसके बाद रॉन्गफुल डिसऑनर बाय द बैंकर, अगर बैंकर गलती से डिसऑनर ऑफ चेक करता तो फिर वहां पे भी ये डैमेजेस लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ रिस्पेक्ट हो रही है। ओके, तो लॉस ऑफ रिस्पेक्ट हुई है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे क्या होने वाला है, डैमेजेस मिलेंगे। अभी मेरे को किसी ने तो भी एक मैसेज डाला था, अब मेरे को एग्जैक्टली इतना रिकॉल नहीं हो रहा, बट किसी का मेरे को मैसेज आया था कि सर यहाँ सिर्फ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट हो रही है, तो लॉस ऑफ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे डैमेजेस मिलने लगेंगे क्या? तो बेटा वो बच्चा या बच्ची जो भी होगा उसने बोला था यार सिर्फ यहाँ पे लॉस ऑफ रिस्पेक्ट है, बट एक बात समझो भाई, इज्जत जा रही है तुम्हारी, इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर सीधी सी बात है, आप सोच के देखो ना, ये अंबानी या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ओके, तो उन लोगों का बहुत सारे लोगों के साथ में कांटेक्ट होता है, डीलिंग होता है। ओके, वो लोग गुड्स परचेस करते हैं सामने वाली पार्टी से। अब मेरे को एक बात बताओ, वो एक एक महीने के टर्म पे परचेस करते हैं, इसका मतलब वो क्रेडिट पे परचेस करते हैं और उनको पेमेंट एक महीने के बाद देते हैं। अगर मार्केट में ऐसी अफवाह उड़ी कि यार देखो मेरा 100 रुपए का चेक भी इस बिजनेसमैन का, मतलब इस बिजनेसमैन ने मुझे 100 रुपीज का चेक दिया था, वो भी बाउंस हो गया, ये अफवाह अगर उड़ने लग गई मार्केट में, तो मेरे को एक बात बताओ, उस बिजनेसमैन को कौन क्रेडिट पे सेल करेगा? कोई भी सेल नहीं करेगा। तो मतलब क्या हुआ, उसकी रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट गई, बट उसके अलावा मार्केट से भी लोग क्या करेंगे बताना, सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो ये आप बोल सकते हो उसका लॉस ऑफ क्रेडिट भी हो रहा, मतलब लोग उसको फिर क्रेडिट पे शायद नहीं देंगे, और रेपुटेशन तो रेपुटेशन जारी। ओके, तो फिर सवाल ही नहीं उठता, ऐसे डैमेजेस उसको रिकवरी करने पड़ेंगे। और ये बात भी याद रखना भाई, क्या जितना ज्यादा आपका बिल का अमाउंट उतने कम डैमेजेस, बट जितना कम चेक का अमाउंट होगा उतने ज्यादा आपको डैमेजेस वहां पे मिलने लग जाएंगे। तो ये बात आप लोग हमेशा हमेशा याद रखना। ओके, ये वैसे तो केस लॉ था गिबन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक का। ओके, बट हमको इतना डिटेल में नहीं है, तो सिर्फ आप इतना याद रख लेना। फिर हमने देखा था नॉमिनल डैमेजेस के बारे में। तो मुझे एक बात याद दिलाना, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल डैमेजेस? तो आप बोलेंगे सर नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है कि यहाँ पे प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक्चुअल में पार्टी को कोई सफरिंग नहीं होती, पार्टी इज नॉट सफर्ड, लेकिन फिर भी वो क्या करता है बताना, वो सिर्फ ये फैक्ट प्रूव करने के लिए कि भाई यहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बस इतने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है। तो ऐसे जो डैमेजेस मिलेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल डैमेजेस। और ये कितने होते हैं, 1 रुपया 10 पैसे वगैरह वगैरह तक बस डैमेजेस ये लिमिटेड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। उसके बाद डैमेजेस फॉर डेटोरेशन कॉज्ड बाय डिले। डेटोरेशन का मतलब होता है क्वालिटी में लॉस आना, क्वालिटी डिग्रेड होना। ओके, तो भाई एक बात समझ के चलना, अगर आपकी क्वालिटी खराब होती है तो आप डेफिनेटली कैरियर को पकड़ सकते हो, ट्रांसपोर्टर को पकड़ सकते हो, और वो भी विदाउट नोटिस पकड़ सकते हो। ओके, इन केस ऑफ डेटोरेशन कॉस्ट टू गुड्स बाय डिले, क्योंकि उसने डिले किया है डिलीवरी देने में, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैरियर, तो ये कैरियर से वसूल किया जा सकता है इवन विदाउट नोटिस। तो नोटिस भी देने की जरूरत नहीं, ऐसे भी उससे क्या कर पाएंगे हम लोग, वसूली कर पाएंगे। ओके, the word deterioration not only implies physical damage to goods but it may also mean loss of special opportunity of sale. Okay, तो मतलब भाई सिर्फ फिजिकल डैमेजेस के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस हो रही है तो उसके लिए भी आप लोग उसको क्या कर सकते हो, आप लोग उससे रिकवरी कर सकते हो। उसके बाद प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। तो प्रीफिक्स डैमेजेस हमने जैसे बताया कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही हम लोग डैमेजेस फिक्स कर देते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलने वाले, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस बोलने वाले। ओके, तो ये जनरली 2 फॉर्म्स में होते हैं, एक होता है आपका पेनल्टी और एक होता है आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, यहां पे ज्यादा लिखना भी मत, इतना ही लिख के काम छोड़ देना। ओके, बट ये पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस एग्जैक्टली क्या है, तो देखो ये यहाँ पे आपको सेक्शन 74 के अंदर दिया गया है। ओके, देखो
वैसे तो पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस दोनों में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों भी चीजें आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तभी फिक्स कर दी जाती है कि कल चल के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो भाई इतना इतना डैमेज का फिगर देना पड़ेगा। तो ये पेनल्टी में भी होता है और लिक्विडेटेड डैमेजेस में भी होता है। बट फर्क कहां पे गिरता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस की जब मैं बात करूंगा तो वो जो आप लोग सम फिक्स करते हो कि भाई इतना इतना मुझे सम देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सम कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है। मेरा बोलने का मतलब है यहां कोई प्री एस्टिमेशन होता है। ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल जो मुंह में फिगर आई वो आप लोग बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। ये पहले से स्पेसिफाइड होता है या कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। जबकि पेनल्टी क्या होती है? ये भी पहले से फिक्स करी जाती है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम होती है, इसकी अमाउंट वगैरह कोई कंप्यूट वम्प्यूट नहीं होती। जो मुंह में आया वो आप लोग अमाउंट बक देते हो, दैट्स इट, दैट इज योर पेनल्टी। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां कोई कैलकुलेशन नहीं होता। कहां पे? पेनल्टी में कोई कैलकुलेशन नहीं होता, बस कोई प्री एस्टिमेशन नहीं होता। जो लगा अनरिजनेबल भी अमाउंट क्यों ना हो वो आप लोग अमाउंट बोल देते हो। पेनल्टी बस इसके लिए लगाई जाती है ताकि सामने वाली पार्टी को आप फोर्स कर सको कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे। बस इसके लिए आप लोग उसको क्या करते हो? फोर्स करते हो। ठीक है, तो ये होता है पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर मैं इसकी बात करूं तो इंग्लिश लॉ ने इनको डिस्टिंग्विश किया है। इंग्लिश लॉ बोलता है भाई तुमने अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुमने लिक्विडेटेड डैमेजेस का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओके, या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस पहले से फिक्स्ड है, तो ये एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन अगर पेनल्टी होंगी तो इंग्लिश लॉ में उसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। अब मैंने तो ये वाला पार्ट आपको बोर्ड पे भी समझाया है और उसके बाद मैंने मॉड्यूल से भी आपको रीड आउट करके बताया, तो मैं ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अभी नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ आपको बता दिया है, दोनों भी वैसे बोर्ड पे भी बताया, मॉड्यूल से भी बताया हुआ था। ओके, तो सिर्फ मुझे एक बात बताना, अगर इंग्लिश लॉ की बात करोगे तो लिक्विडेटेड डैमेजेस को एक्सेप्टेबल मानते और पेनल्टी को एक्सेप्टेबल नहीं मानते। ये इंग्लिश लॉ की बात होगी, ठीक है। और अगर अपने इंडियन लॉ की बात करोगे तो भाई इंडियन लॉ तो बड़ा ही यहाँ पे एकदम आराम से बात करता है। इंडियन लॉ क्या बोलता है? हम दोनों में डिस्टिंग्विश करते ही नहीं है। ओके, इंडियन लॉ क्या बोल रहा है बताना है, हम दोनों के अंदर भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। मतलब लिक्विडेटेड डैमेजेस हो पेनल्टी हो कुछ भी रहो, नो डिस्टिंक्शन विल बी देयर। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा चलता है? तो बात सुनना मेरी, कोर्ट अपने इंडिया में क्या बोलता है कि भाई तुमने पहले से डैमेज की अमाउंट फिक्स कर दी क्या? तुम बोलेंगे हाँ सर पहले से फिक्स कर दी। कोर्ट बोलता है मेरे को ये नहीं देखना कि ये डैमेजेस है, मतलब लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनल्टी है, ये हमारे यहाँ के कोर्ट्स नहीं देखते। हमारे यहाँ के कोर्ट सिर्फ इतना देखते कि क्या तुमको लॉस हुआ और लॉस कितना हुआ उसकी अमाउंट देखते। अगर लॉस की अमाउंट आपने जो फिक्स किया था वो सब उससे कम हो तो जितना लॉस है उतने का कॉम्पेंसेशन फिक्स करती है कोर्ट। मतलब आपको मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 का क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 25,000 देने पड़ेंगे, ऐसे आपने फिक्स किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और बस लॉस तो सफरिंग पार्टी को बस 20,000 का हुआ। तो सवाल है कोर्ट जब कॉम्पेंसेशन देने लगाएगी तो वो 25,000 का देने लगाएगी या सिर्फ 20,000 का? तो मेरा आंसर रहेगा कि कोर्ट बोलेगी भाई तुमने पहले कितना फिक्स किया? 25,000 का सम फिक्स किया, बट लॉस कितना हुआ? 20,000 का हुआ। तो चलो लो 20,000 के डैमेजेस और निकलो यहां से। बात समझ में आई? तो यहां पे कोर्ट सिर्फ आपको 20,000 का ही देगी, मतलब जितना तुम्हारा एक्चुअल लॉस है उतने के डैमेजेस दिए जाएंगे। बट इसके अपोजिट हुआ तो क्या? आपने पहले से अमाउंट फिक्स करी थी कि कल चल के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 25,000 का सम रहेगा, ये आपने पहले से फिक्स किया। बट हुआ इसे कि लॉस 30,000 का निकला। तो सवाल है अब क्या कोर्ट एक्चुअल लॉस के जितना कॉम्पेंसेशन देगी क्या? नहीं नहीं नहीं, कोर्ट बोलेगी कि भाई देखो तुम्हारा पहले से कितने पे डिसाइड हुआ? 25 ना। अब लॉस उसके ऊपर हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने जो डिसाइड किया था 25, बस 25,000 का डैमेज लो और निकलो यहां से। अरे बात समझे क्या? इसको मैं कंक्लूड करूं तो जब भी आपका एक्चुअल लॉस आपकी
प्रीफिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा हो रहा तो डैमेजेस आपके प्रीफिक्स्ड अमाउंट के जितने मिलेंगे, बट अगर लॉस आपके प्रीफिक्स्ड अमाउंट के नीचे होता है तो जितना लॉस है उतने डैमेजेस मिलेंगे। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। यहाँ एक एक्सेप्शन था, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या बॉन्ड लिख के दिया है कि भाई हम क्या करेंगे, आपको हम इतना इतना पेनल्टी देंगे, तो वो भले ही पेनल्टी ज्यादा हो तब कोई मैटर नहीं करता, तब वो चलेगा। ओके, उसके बाद हमने देखा था डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। वैसे तो इनके बीच में कुछ डिस्टिंग्विश हो नहीं सकता, बट सिर्फ हमको ये बात याद रखनी है, अगर इफ सम पेबल इज सो लार्ज, अगर अमाउंट जो आपको देनी है वो बहुत बड़ी अमाउंट है, एंड फार इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेज, मतलब जितना डैमेज होगा उससे कई गुना ज्यादा अमाउंट अगर निकल के आ रही है तो वो डेफिनेटली क्या निकल के आएगी, पेनल्टी। ओके, या फिर सम एक्सप्रेस इज टू बी पेबल ऑन अ सर्टेन डेट एंड फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड। तो अगर मान के चलो आपने पहले से बोला कि ये अगर डिफॉल्ट होएगा तो भाई इतना इतना डैमेज देना पड़ेगा, तो आप एक बात समझ के चलना, वैसे देखा जाए तो सिर्फ डिले अगर हो जाए ना 1-2 दिन का पेमेंट में, तो उससे किसी पार्टी को डैमेज वैसे तो नहीं होता। हाँ, लेकिन फिर भी आप बोल रहे कि डिले इन पेमेंट हुआ तो भाई तेरे को इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो ये माना जाएगा पेनल्टी, क्योंकि यहाँ कोई लॉस होता ही नहीं है डिले इन पेमेंट से, बट फिर भी अगर सामने वाला आपसे पैसे वसूल करे तो फिर ये डेफिनेटली पेनल्टी होगी। ओके, द एक्सप्रेशन यूज बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल। मैंने आपको कल भी बताया कि यहाँ जो एक्सप्रेशन होता है ये फाइनल नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, आप अगर बोलोगे कि भाई आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने अमाउंट फिक्स कर दी, तो ये फाइनल अमाउंट है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम को देना पड़ेगा, तो ये बात गलत रहेंगी। ये फाइनल अमाउंट नहीं होती है, कोर्ट चेक करती है कि भाई ये एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट तो नहीं थी। ओके, तो ये सब बातें कौन चेक करती है, कोर्ट चेक करती है। ठीक है, और द इसेंस ऑफ पेनल्टी इज मनी स्टिपुलेटेड एज अ टेररम। अब ये जो पेनल्टी होती है ना, तो ये बस दहशत पैदा करने के लिए होती है कि भाई आप कल चल के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करो, तो इसके लिए बस ये टेररम बोल के ये लगाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश लॉ मेक्स डिस्टिंक्शन। इंग्लिश लॉ तो भाई दोनों में डिस्टिंक्शन करता है, बट अपना इंडियन लॉ कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। ओके, इंडियन लॉ में अगर एक्चुअल लॉस तुम्हारा जितना हुआ उतना तुमको दे दिया जाएगा कॉम्पेंसेशन, हाँ, लेकिन वो कॉम्पेंसेशन की अमाउंट आपने जो फिक्स करी है ना उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई होप सबको ये याद आ रहा होगा। ओके, देखो मेरे को एक नियति ने सवाल पूछा था, उसका भी क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका सवाल था, सर ये जो प्रीफिक्स डैमेजेस आप बोल रहे हो वो और स्पेशल डैमेजेस जो आप बोल रहे हो, तो उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, वो ऐसे तो कोई डिफरेंस पूछा नहीं है, बट वो बच्ची का सवाल बहुत सीधा है, वो बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ रही है, इसके लिए उसके दिमाग में एक डाउट आया कि यार स्पेशल डैमेज और प्रीफिक्स डैमेज में फिर फर्क क्या है। अब देखो आप लोग, स्पेशल डैमेजेस में अपन क्या बोल रहे हैं कि ये डैमेजेस वो है जो आप स्पेशल सरकमस्टेंसेस की आपने सामने वाले को नोटिस दी तो फिर आप ये वसूल कर सकते हो। मतलब आपका जो भी लॉस हो सकता है वो आपने सामने वाले को बोला तो ही आप स्पेशल डैमेजेस ले सकते हो। ये कौन हो गए, ये स्पेशल डैमेजेस हो गए। और प्रीफिक्स डैमेजेस क्या बोलते हैं कि भाई जो आप क्या करते हो पहले से फिक्स कर देते हो कि इतना इतना डैमेजेस होगा। तो नियति पूछते है सर दोनों तो एक जैसे ही लग रहे, तो इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो बेटा मैं एक बात बोलना चाहूंगा, किसी के दिल में डाउट आ रहा है तो समझ लो, स्पेशल डैमेजेस में हम लोग सिर्फ सामने वाले को सरकमस्टेंसेस बताते हैं कि भाई देख अगर तू मुझे प्रॉपर डिलीवरी नहीं देगा तो इतने दिन मेरा ये धंधा पानी सब बंद हो जाएगा। ओके, तो आपने बस नोटिस दी है स्पेशल सरकमस्टेंस की, आप यहाँ पे अमाउंट नहीं बता रहे हो कि भाई तू अगर मुझे डिलीवरी नहीं देगा गुड्स की इस पर्टिकुलर टाइम में तो मेरा इतना इतना लॉस हो जाएगा। आप अमाउंट नहीं बताते हो स्पेशल डैमेजेस में, जबकि प्रीफिक्स्ड डैमेजेस की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आप सामने वाले को पहले से अमाउंट बता देते हो कि भाई इतना इतना तेरे को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम डैमेजेस देना पड़ेगा। तो मेन चीज होती है अमाउंट की। स्पेशल डैमेजेस में हम सिर्फ उसको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बताते हैं कि हमारा क्या नुकसान हो सकता, जबकि प्रीफिक्स डैमेजेस में हम लोग तो अमाउंट भी फिक्स करके आ जाते हैं। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। एंड दिस वाज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल ऑफ दिस। इसके बाद हमने देखा बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज रेमेडी फॉर ब्रीच
द फॉलोइंग रेमेडीज आर ऑल्सो अवेलेबल। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो डैमेजेस होते हैं वही आपका रेमेडी अवेलेबल है, उसके अलावा भी आपके पास में कुछ रेमेडीज अवेलेबल है। ओके, तो कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है? तो सबसे पहला आता है बच्चों आपका रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा आपका? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जब चाहे तब क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर सकते हो, मतलब कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड रेमेडी क्या है? क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, मतलब वो जितना डिजर्व करता है उतना तो उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन इसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ओके, तो कौन सी दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? तो नंबर वन, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। मतलब आप अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर रहे हो तो ही आप लोग क्वांटम मेरिट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका क्लेम किसने डालना चाहिए? जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है। याद करो मैंने एग्जांपल दिया था एक सीए का, उसको एक स्कूल का या एक कोई कॉलेज का टीचर 20 इनकम टैक्स के रिटर्न लाके दे रहा था फाइलिंग करने के लिए, तो उस सीए ने 4 रिटर्न डाल दिए और प्रिंसिपल के साथ में उसका खटका, और अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल ने बोला भाई मैं तेरे से तो रिटर्न डालने नहीं लगाऊंगा, मैं चला दूसरे सीए के पास में। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस प्रिंसिपल ने किया। ओके, तो क्या उस सीए के पास और कोई रेमेडी है डैमेजेस के अलावा? तो आपने बोलना सर क्वांटम मेरिट बचा है। क्वांटम मेरिट के लिए दो कंडीशन लगती है, इट इज अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। अब वो जो सीए था वो तो उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर ही रहा था। अरे बात समझे कि नहीं समझे? वो तो बराबर रिटर्न डाल रहा था, तो क्या उस सीए को क्वांटम मेरिट की रेमेडी रहेगी? जवाब है हाँ। और दूसरी बात क्या चाहिए रहती है क्वांटम मेरिट के लिए? इसका क्लेम उसी ने करना चाहिए जो पार्टी डिफॉल्ट में ना हो, मतलब जिसने खुद ने डिफॉल्ट नहीं किया। अब आप बताओ सीए ने डिफॉल्ट किया था या प्रिंसिपल ने? तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल ने किया। तो बेटा आप मुझे ही बताना, तो क्या सीए को रेमेडी रहेंगी क्या क्वांटम मेरिट की? तो जवाब है जी हाँ, सीए के पास रेमेडी अवेलेबल होगी। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज किया था और वो डिफॉल्ट में भी नहीं था। ठीक है, अब क्वांटम मेरिट आप एक बात समझ के लेना, इन फॉलोइंग केसेस में अराइज हो सकता है। व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब देखो नॉर्मली क्या हो जाता है, कभी कभी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, मैंने जैसे एग्जांपल भी दिया था आपको, लेट्स से प्लास्टिक की कैरी बैग्स वगैरह का। ओके, तो हमने 50,000 पीसेस का ऑर्डर दिया था, तब तक प्लास्टिक बैन नहीं था, और फिर बीच में ही प्लास्टिक बैन हो गया, बट तब तक हमको 10,000 पीसेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स मिल चुके थे। ओके, और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसको इलीगल बोल दिया गया, तो फिर वो एग्रीमेंट कैसा बन गया? वॉइड बन गया। ठीक है, तो सवाल ये उठता, जिस बंदे को 10,000 कैरी बैग्स मिली, क्या उस बंदे ने उस सेलर को 10,000 कैरी बैग्स के पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? तो आप बोलेंगे सर डेफिनेटली देने चाहिए। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ड्यू। ठीक है, तो तब आपको क्वांटम मेरिट का स्यू कर सकते हो, या आप क्वांटम मेरिट के थ्रू जितना आपने काम किया तो उतना तो वसूली कर ही सकते हो। When something is done without any intention to do so gratuitously, मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं था विदाउट कंसिडरेशन काम करने का, तो आपने फिर आपका काम किया, तो डेफिनेटली आपको तब भी क्या मिल सकता है बताना, आपको क्वांटम मेरिट के थ्रू कॉम्पेंसेशन मिलेगा। Where there is an express or implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration, मतलब क्या हुआ, अगर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थे टू रेंडर द सर्विसेज, मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ कि भाई सर्विसेज रेंडर होगी, बट तब का तब कोई रेमुनरेशन डिसाइड नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये होता है क्या, वो बंदा काम भी कर लेगा तो उसको रेमुनरेशन नहीं मिलेगा? तो जवाब है नहीं। मैंने जैसे बताया था, आप नए नए सीए बन जाते हो, ओके, और सीए बनने के बाद कोई रिलेटिव आपके पास आ जाए, तो आपने बोला पैसे का क्या है, पैसे बाद में देख लेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ,
तो क्या यहाँ पे आपने काम करने के बाद आपको पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो जवाब है मिलने चाहिए। अगर सामने वाला ना भी दे तो आप क्वांटम मेरिट के थ्रू क्या कर सकते हो बताना, स्यू कर सकते हो और पैसे वसूल कर सकते हो। ठीक है। When one party abandons or refuses to perform the contract, मतलब एक पार्टी ने अबेंडन कर दिया या रिफ्यूज कर दिया परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को, तब भी आप कर सकते हो। जैसे वो प्रिंसिपल ताव ताव में क्या करता है बताना, वो 20 रिटर्न में से 4 रिटर्न तो हमने डाल दिए थे बट 16 रिटर्न लेके चला जाता, तो क्या आप उस पर भी स्यू कर सकते हो क्या? जवाब है कर सकते। Where contract is divisible and party not in default has enjoyed the benefit of part performance, तो भाई देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होगा, जैसे एक एक रिटर्न डिविजिबल होते हैं, तो भाई आपने अगर 4 रिटर्न डाले तो वो डिविजिबल हो गया, और अगर सामने वाली पार्टी ने उसका फायदा उठाया तो फिर उसको डेफिनेटली क्वांटम मेरिट के थ्रू देना पड़ेगा पैसे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, मतलब बांटा नहीं जा सकता कॉन्ट्रैक्ट को, और अगर उसमें कोई बैड परफॉर्मेंस है, बंदे ने परफॉर्मेंस तो करी बट बैडली करी, तो फिर सामने वाले को फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, बट वो बात अलग है कि वो बैड परफॉर्मेंस के पैसे काट के सामने वाले को दे सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वांटम मेरिट का स्यू। ओके, आई होप सबको याद होगा। फिर उसके अलावा आप लोग सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कर सकते हो। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप लोगों ने एग्जैक्ट क्या मतलब देखा, तो बेटा आपको याद होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपको जब डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं लगती, मतलब आपका सिर्फ डैमेजेस से काम नहीं होने वाला है, जब आपको ऐसा लगेगा तो आप फिर काय के लिए आप लोग काय के लिए स्यू कर सकते हो बताना, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप लोग स्यू कर सकते हो। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो मैंने जैसे आपको बताया था, कोई मैथ्स के टीचर थे अपने यहाँ पे जालना में, उन्होंने 10th का आधा पोर्शन किया और फिर बीच में अनाउंस कर दिया कि यार मैं तो क्लासेस लेने नहीं वाला। तो ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? वो बोलेंगे चलो बच्चों तुमको तुम्हारी फीस रिफंड करता हूं और लगा तो और थोड़े पैसे दे देता हूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू करेंगे। ठीक है। उसके बाद सूट फॉर इंजंक्शन, तो बेटा इंजंक्शन के लिए सूट करना, इसका मतलब क्या हुआ? वेयर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज निगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को निगेट करने लग जाए और द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, तो कोर्ट क्या कर सकती है? इंजंक्शन ऑर्डर दे सकती है और रिस्ट्रेन कर सकती है। रिस्ट्रेन का मतलब है रोकना। काय के लिए रोकेगी? फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, जो उसने प्रॉमिस किया था नहीं करने के लिए, तो वो अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस करने चले जाए, जरूरी नहीं एक्टर एक्ट्रेस ही, कोई दूसरी पार्टी करने चली जाए, तो आप उसको रोक सकते हो बाय वे ऑफ सूट फॉर इंजंक्शन। जैसे वो एक्ट्रेस का एग्जांपल, वो प्रोड्यूसर को बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करूंगी 1 साल तक, बट किसी दूसरे प्रोड्यूसर के भी साथ काम करने निकल जाए, तो पहला प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? सूट फॉर इंजंक्शन से उसको रुका सकता है। ओके, और उसके बाद पार्टी राइटफुली रिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन, जो पार्टी रिजाइन कर रही है ना कॉन्ट्रैक्ट को, वो पार्टी को हमेशा क्या मिल सकता है बताना? उसको डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन मिल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। ओके, कोई सामने वाली पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो फिर आपके पास तो रेमेडी होती है टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, और आपने अगर ऐसा कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर आप डेफिनेटली उससे कॉम्पेंसेशन भी वसूल कर सकते हो। आई होप सबको ये रिवाइज हो चुका होगा। हमने एकदम क्विकली क्या कर लिया, ये जितना यूनिट हमने देखा था वो पूरा के पूरा हमने रिवाइज कर लिया। ओके, थैंक यू।